क्या यूपीआई फ्री होना चाहिए या नहीं? क्या बेकार सवाल है। ऑफ कोर्स फ्री होना चाहिए। यूपीआई की वजह से तो इंडिया की इतनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन पाई है। लास्ट मंथ यूपीआई ने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। I just see a very promising future in India. And India is the first country in the world to do anything like this. नेपाल और यूएई ऐसे दो देश हैं जो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स फ्री होना चाहिए ना? नहीं, यूपीआई फ्री नहीं होना चाहिए। क्या बोला तूने? एक इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक यंग महिला एक देर रात ऑटो में ट्रैवल कर रही थी न्यू दिल्ली में। अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद उन्होंने अपने ऑटो ड्राइवर से पूछा कि क्या वो यूपीआई से पे कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास कैश नहीं था, पर उनको यूपीआई एक्सेप्ट करना ही पड़ा। पर जब वो महिला यूपीआई से पे करने की कोशिश कर रही थी, उनका बैंक एसबीआई उनका ट्रांजैक्शन बार बार डिक्लाइन कर रहा था। फिर कई लड़के इकट्ठा हो गए उस लड़की के आसपास और पूछने लगे कि प्रॉब्लम है क्या। सडनली वो महिला बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लग गई, क्योंकि देर रात का समय, अनजान लोगों के साथ और दिल्ली में। इसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने कहा कि वो यूपीआई पर कभी ट्रस्ट कर नहीं सकती, और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यूपीआई फ्री नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यूपीआई का सिस्टम काम कैसे करता है। यूपीआई फंड्स ट्रांसफर में मदद करता है एक यूजर से दूसरे यूजर तक, और वो दूसरा यूजर या तो आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई रिटेलर हो सकता है, जैसे अमेजॉन। हर यूपीआई यूजर को एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मिलता है जो यूनिक होता है और एक ईमेल एड्रेस जैसा होता है। हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए 5 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। अब मान लीजिए कि मैं ये आईफोन खरीदना चाहता हूँ, इसकी कॉस्ट से 1 लाख है, तो मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर करे अमेजॉन को यूपीआई के जरिए। ये मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ गूगल पे से। तो गूगल पे हुआ मेरा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करती है। मेरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। तो सेकंड पार्टी है मेरा बैंक जो इस अमाउंट को रिलीज करता है। फिर इन्वॉल्व होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर एनपीसीआई, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक्स और गूगल पे जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को लिंक करते हैं। तो एनपीसीआई की जिम्मेदारी होती है कि वो अमेजॉन के बैंक को इन्फॉर्म करे मेरी पेमेंट के बारे में। और हो सकता है कि अमेजॉन का भी एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो जैसे पेटीएम। फिर अमेजॉन को पेटीएम पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि उनको मेरा अमाउंट मिल गया है। अब इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं बैंक्स को, एनपीसीआई को और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को। जैसे 1000 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए सेंडर के बैंक को 1 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर हम टोटल की बात करें, ऐसे 1000 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए सारी पार्टीज को 2.5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब 2.5 रुपए की रकम बहुत छोटी लग रही होगी आपको, पर ये सोचिए कि लास्ट महीने इंडिया में 10 लाख करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसकी वजह से ये कॉस्ट 2.5 रुपए नहीं थी बल्कि 2500 करोड़ रुपए थी। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर क्यों फ्री है यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर? इसके कई कारण है और ये सोचना बहुत आसान है। बेसिकली यूपीआई को फ्री करने की वजह से इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी बढ़ गई है। We are on the threshold of becoming the world's most digitized economy. इस ग्राफ को देखिए। एक समय मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू बस 3 लाख करोड़ थी, पर सडनली कुछ हुआ। क्या था ये? बेसिकली यूपीआई के ट्रांजैक्शन फ्री कर दिए गए थे। पहले रिटेलर्स को कुछ पैसे देने पड़ते थे बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। तो अगर जैसे मैंने ये फोन खरीदा अमेजॉन को अपने बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ पैसा देना होगा। इसको कहा जाता है मर्चेंट्स डिस्काउंट रेट। पर इंडियन सरकार ने 2 साल पहले कहा कि ये MDR 0 कर दिया जाएगा। इसलिए चाहे आप बड़े रिटेलर हो जैसे अमेजॉन या फिर छोटे रिटेलर हो जैसे एक पानीपुरी वाला, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अगर आप यूपीआई यूज करेंगे। इसी वजह से सारे रिटेलर्स अब यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अब यूपीआई फ्री है। और आपको पता है एक और चीज जो फ्री है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप में से बस 57% लोग ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, पर अगर आप ये बटन दबा देंगे तो यूपीआई की तरह शायद हमारी भी ग्रोथ बहुत हो जाए। यूपीआई को फ्री करने की वजह से डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी, जिसके कई फायदे हैं। पहला, क्योंकि हम कैश यूज नहीं कर रहे, हमारे ट्रांजैक्शंस ट्रैक करे जा सकते हैं, जिससे जो फिनटेक कंपनीज है वो हमारे लिए बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ऐप्स हो या फिर लोन ऐप्स हो। इसके अलावा लोग अपने खर्चे भी ढंग से बजट कर सकते हैं। अनडाउटेडली फ्यूचर में इंडिया और डिजिटल होएगा,
और अगर इंडिया डिजिटल हो ही रहा है तो क्यों ना हम सब उस चीज का फायदा लें। पर कंपनीज के बारे में सर्च करना और उनमें इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है सभी लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ स्मॉल केस के बारे में, जो हमारे स्पॉन्सर है इस वीडियो के लिए, क्योंकि उनके पास एक डिजिटल इंक्लूजन स्मॉल केस है जो हम सब की मदद कर सकता है। स्मॉल केसेस बेसिकली बास्केट ऑफ स्टॉक्स या फिर ETFs होते हैं जो एक थीम, स्ट्रैटेजी या फिर ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम डिजिटल इंक्लूजन स्मॉल केस की बात करें तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के स्टॉक्स हैं। ऐसी कंपनीज जिनका फायदा होगा इंडिया की डिजिटल ग्रोथ से। स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना कन्वीनियंट है क्योंकि इनको क्रिएट और मैनेज किया जाता है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, और आप खुद का भी कस्टम स्मॉल केस बना सकते हैं। बस ये याद रखना कि स्मॉल केस आपको कोई एडवाइस नहीं देगा इस बारे में। स्मॉल केसेस में थीम्स होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं। तो जैसे आपको लगता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बढ़ने वाली है, तो आपको किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। इसकी बजाय आप एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें EV स्ट्रैटेजी ही होगी। तो अपना अकाउंट खोलिए एंड चेकआउट स्मॉल केस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अपनी रिसर्च खुद करना क्योंकि सभी की रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज अलग अलग होते हैं। अब UPI फ्री करने से हम डिजिटली खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है हम अपने खर्चे मेजर और ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अब कंपनीज और सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता कैश को मैनेज करने के लिए। जैसे ये है सलेम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस। 2016 में RBI 350 करोड़ ट्रांसफर कर रहा था इस ट्रेन पर फिर एक गैंग आई जिसने एक कोच की छत कट कर दी और करीब 6 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। लुटेरों ने बड़े आराम से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। और ये एक प्रॉब्लम है कैश की कि कैश को मैनेज करना, स्टोर करना और ट्रांसफर करने में ही बहुत पैसे खर्च होते हैं। इस हाई कैपेसिटी पार्सल कोच की सुरक्षा में करीब 18 अफसर और जवान तैनात थे। तीसरा फायदा है कि डिजिटल इकोनॉमी से ब्लैक मनी को ट्रैक किया जा सकता है। जैसे ये है सतीश शर्मा, इंडिया के फॉर्मर मिनिस्टर, और 2011 में पता चला था कि उनके एक कर्मचारी ने वादा किया था कि उनके पास 2 सूटकेसेस हैं जो कैश से भरे हुए हैं ताकि वो दूसरे MPs को खरीद सके पार्लियामेंट में एक ट्रस्ट वोट के लिए। अब ये नहीं है कि करप्शन खत्म हो गया है, पर अगर सभी लोग UPI यूज करें तो टैक्स इवेजन और करप्शन को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये सब चीजें फायदे हैं, पर UPI को फ्री करने के नुकसान भी है। और जो एक नुकसान जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी वो थी कि UPI हर बार चलता नहीं है। एक रिपोर्ट ने दिखाया कि अगर SBI सेंडर का बैंक है तो ऑलमोस्ट 5% ट्रांजैक्शंस फेल हो जाते हैं, और रूरल बैंक्स की हालत तो और भी पतली है। कुछ बैंक्स में UPI ट्रांजैक्शन की फेलियर रेट ऑलमोस्ट 35% है। एक ऑफिशियल ने बताया कि बैंक्स के पास अभी कोई मोटिवेशन है नहीं UPI के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो पैसा बना ही नहीं रहे, और सरकार को भी ये बात पता है। इसी वजह से निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था कि बैंक्स को 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पर ये काफी नहीं है। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको 8000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे हर साल, पर सरकार ये देना नहीं चाहती, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे ये ट्वीट देखिए, ये आदमी शॉक हो गए थे ये जानकर कि जब वो अपनी बेटी की स्कूल फीस दे रहे थे पेटीएम पर, उनको एक कन्वीनियंस फी देनी पड़ी। ऐसा क्यों है? अब गूगल पे और फोन पे जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स ने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं UPI कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, क्योंकि जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो तो सबकी सेम है, इसलिए मार्केटिंग के जरिए ही वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने करोड़ों रुपए तो खर्च करे, पर उनको उसके रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा। इसी वजह से कई ऐप्स ने अब एक कन्वीनियंस फी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, पर वो हर ट्रांजैक्शन पे फीस नहीं ले सकते क्योंकि ये इलीगल होगा। इसीलिए वो बस कुछ ट्रांजैक्शन पर फीस लेते हैं, और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब जहां फोन पे और गूगल पे ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च करे मार्केटिंग के लिए, क्या आपको लगता है कोई छोटी कंपनी ये चीज कर सकती है? नहीं। इसी वजह से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का मार्केट शेयर UPI में 95% है, और किसी छोटी कंपनी के लिए इस इंडस्ट्री को एंटर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इसमें पैसे बन ही नहीं सकते। तो आपको बस मार्केटिंग में करोड़ों रुपए खर्च करने हैं। कौन सी छोटी कंपनी ऐसा करेगी? और इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में इनोवेशन भी रुक सकती है, और कस्टमर्स के लिए नुकसान है क्योंकि बस 2-3 कंपनीज ही हमें सर्व करेंगी। तो क्या इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है? हाँ, एक सोल्यूशन है। इस पाई चार्ट को देखिए जो द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने पब्लिश किया था। जैसे आप देख सकते हैं कि मोस्ट ट्रांजैक्शंस 500 रुपये से कम के होते हैं, पर इन ट्रांजैक्शंस में जो पैसा है वो बस 13% है UPI की टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का। मोस्ट वैल्यू जनरेट होती है उन ट्रांजैक्शन से जिनकी वैल्यू 2000 रुपये से ज़्यादा है। जैसे अगर आप एक छोटे दुकानदार को पैसा देते हो तो वो शायद 500 रुपये से कम का होता है, पर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर खर्च करते हो तो वो कई बार 2000 रुपये से ज़्यादा होता है। और एक सजेशन दिया जा रहा है कि हमें छोटे रिटेलर्स के लिए
यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री रखना चाहिए, पर Amazon, फ्लिपकार्ट और रिलायंस फ्रेश जैसे बड़े बड़े रिटेलर्स को बोलना चाहिए कि उनको एक फीस देनी चाहिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत फायदा है अगर वो यूपीआई जैसा डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। क्योंकि अगर Amazon और फ्लिपकार्ट बस कैश ऑन डिलीवरी पर ही निर्भर रहते तो सोचिए उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ता कैश को स्टोर, मैनेज और ट्रांसफर करने के लिए। इसी वजह से उनका भी फायदा है, तो वो थोड़ा तो पैसा दे सकते हैं ना यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। तो इस चीज से हमारे छोटे रिटेलर्स बच जाएंगे और यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेंटेन और अपग्रेड होता रहेगा। विन विन सोल्यूशन। आपको क्या लगता है? तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत रिसर्च लगती है ऐसी वीडियोस के लिए, तो अगर आप इधर तक आ गए प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, जिससे हमें भी फायदा हो कुछ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा या हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप मिडिल क्लास से हो या फिर ना हो, और उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि आप मिडिल क्लास से नहीं हो। इस वीडियो को देखिए।